चलिए गिनूं कि काटूं, इसको कैसे लिखेंगे? अब इससे आप 10 प्रकार के और वाक्य अभी बोल कर देखना। देखो इसको हम लिखेंगे शेल, सॉरी इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, शेल। अब आप थोड़ा रुकना, अभी पूछना मत कुछ, मैं सब बताऊंगा, थोड़ा धैर्य रखना आप, है ना, क्योंकि शेल का अर्थ आपके दिमाग में गागेगी घुसा हुआ है, शुरू से पढ़ रहे हैं। सेल का मतलब गागेगी, विल का मतलब गागेगी, फ्यूचर टेंस आ गया, ये कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। सेल आई काउंट इट, सेल आई काउंट इट, और ठीक कट इट। लो अब सीखिए मुझसे अलग से। अब मैंने कहा मैं रुकूं के जाऊं, तो शैल आई स्टे और गो, शैल आई स्टे और गो। अब ये शैल क्या है? तो ओल्डन इंग्लिश में क्या पैटर्न था, हम शैल और विल का यूज फ्यूचर टेंस में करते हैं। आप जानते हैं जब हम शैल का यूज करने लगते हैं तो हम फ्यूचर के वाक्य बनाते हैं। गागेगी आपने अपनी 9वीं 10वीं में सीखा सभी लोगों ने, है ना। लेकिन ये जो शैल है, देखिए इस शैल का वाक्य जरूर शुरू है, हमने अंत में क्वेश्चन साइन नहीं लगाया, नहीं लगाया ना, तो ये वो गागेगी वाला शैल नहीं है। ये ऐसे ही वाक्यों के लिए प्रयोग होता था पहले, पहले में नहीं था, में का ज्यादा अस्तित्व नहीं था। जैसे मैं कमरे में आ जाऊं, जैसे अपन कमरे में जब सॉरी टीचर होते हैं अंदर, तो स्टूडेंट क्या कहता, मे आई कम इन मैडम, तो पहले में नहीं था, पहले यही था कि शैल आई कम इन द रूम या क्लासरूम, तो फिर शैल के बाद आया मे एडवांस फॉर्म में। लेकिन ऐसे वक्त मैं अंदर आ जाऊं तो इसको इंग्लिश में ऐसे ही कहते हैं, शैल आई कम, मैं केला खा लूं, मैं केला खा लूं, याद हो आपको, मैंने आपको बताया था इफ यू डोंट माइंड से आप बनाते हैं, लेकिन ये शैल वाला सीख लीजिए इतना सा। जैसे मैंने कहा मैं केला खा लूं, शैल आई ईट बनाना, मैं झाड़ू लगा लूं, तो शैल आई क्लीन द रूम, मैं बर्तन मांज लूं, शैल आई स्क्रब द यूटेंसिल, मैं कंप्यूटर चालू कर लूं, है ना, तो अपन कहेंगे शैल आई ठीक स्विच ऑन द कंप्यूटर। आ रही बात समझ में? इसी तरह इस नाई ने कहा गिनूं कि काटूं, मतलब वो उसकी परमिशन ले रहा है, अनुमति ले रहा है उससे, काहे की कि शैल आई काउंट इट, सॉरी काउंट की स्पेलिंग गलत लिख गई है, COUNT ना, शैल आई काउंट इट और कट इट, मैं ऐसे कर सर मैं लिखूं कि बोलूं। अब सर, सर तो संबोधन हो गया, शैल आई राइट दिस थिंग्स और स्पीक, है ना, मैं बैठूं के जाऊं, शैल आई सिट, शैल आई बेट और गो, इतना अपन बोल सकते हैं। आ रहा है समझ में सबको? ठीक है। मैं उनसे पूछूं कि तुम पूछो, तो शैल आई आस्क हिम और यू, मैं पूछूं कि तुम पूछो, तो ये कहलाती है अनुमति लेने के भाव, जो हम एक छोटे से सेंटेंस से हिंदी में बोलते हैं। मैं पानी पीऊं या फेंक दूं, कैसे कहेंगे? मैं पानी पीऊं या फेंक दूं, शैल आई ड्रिंक आर कास्ट, थ्रो नहीं, थ्रो होता है तेजी से फेंकना, ध्यान रखना, जब हम कोई चीज ताकत लगाकर फेंकते हैं, वेन एवर वी यूज द फोर्स टू थ्रो एनीथिंग दैट इज कॉल्ड थ्रो, है ना। थ्रो इज यूज वेन एवर वी यूज फोर्स, एंड विदाउट फोर्स वी कास्ट एनीथिंग दैट इज कास्ट, CAST कास्ट, ओके। कास्ट यानी होता फेंकना, है ना। जैसे हमने कोई कागज लिया, उसको ऐसे ऐसे करके फेंक दिया, ठीक है, तो वो होता है क्या, कास्ट। थ्रो मत बोला, थ्रो सही है, मतलब मैं ये मत सोचना कि ये गलत है, परंतु अपन क्या करेंगे, सही चलेंगे हमेशा, जिससे अपन को अंतर पता चलेगा, ठीक है। और आप इन शब्दों को जब स्पोकन इंग्लिश में यूज करेंगे, वेन एवर यू विल यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इन योर स्पोकन इंग्लिश, देन योर लैंग्वेज बेटफुल and it will be very attractive and it will be very we can say that splendid, splendid मतलब बहुत शानदार रहेगी। तो क्या आपने दो चीजें सीख ली, क्या करूं को मैंने कैसे लिखा, what to do, और गिनूं के काटूं। ये चुटकुला मैं इसीलिए लाया हूं, ये जोक मैं इसलिए लाया हूं, I have come across this joke and I have taken this joke in your classes so that you may learn the new pattern of English languages, how to write it, है ना। मैं सब्जी काटूं कि तुम्हारी बात सुनूं, मैं सब्जी काटूं कि तुम्हारी बात सुनूं, तो इसको कहेंगे शैल आई कट द वेजिटेबल्स और लिसन टू यू, तो ये बात को हो जाता है। क्या ये पहला पैटर्न समझ में आ गया सबको? अब एक और पैटर्न है, बड़ा आसान, शुड से भी बोले जाते हैं ऐसे वाक्य, है ना, शुड से भी बोले जाते हैं, ठीक है। आई शुड काउंट इट, अब ये देखो मैं लिख रहा हूं उसी बात को, दो पैटर्न है, दोनों पैटर्न को सीखिए, क्योंकि
स्पोकन इंग्लिश में लोग दोनों यूज करते हैं। आई शुड काउंट इट, देखो वो पूछ रहा है नाई कि मुझे इन्हें गिनना चाहिए या फिर इसे काटना चाहिए, है ना। तो ऐसा भी बोलते हैं, है ना। जैसे मैं पढ़ूं, तो अब दो प्रकार से हम बोल सकते हैं। शैल आई रीड मतलब मैं पढ़ूं सर, जैसे आप लोग नहीं कहते सर मैं बोलूं, तो मैं बोलूं के लिए अब आप अपना कहने का तरीका बदल लीजिए। आप इसे 3 तरीके से बोल सकते हैं, लिखिए। मतलब जब भी आपको किसी से अनुमति लेना है तो अंग्रेजी में 3 तरीके हैं। नंबर पहला, मे का यूज करके, मे आई रीड, मैं पढ़ूं, है ना। अब दूसरा तरीका होता है इफ यू डोंट माइंड से। इफ यू डोंट माइंड से क्या होता है, इफ यू डोंट माइंड आई रीड, लो ये बन गया। तीसरा तरीका शैल से होता है, शैल आई रीड, है ना। जैसे मैं खिड़की खोल लूं तो अब आपको कहना 3 तरीके से, मे आई ओपन द विंडो, ठीक। फिर दूसरा तरीका इफ यू डोंट माइंड आई ओपन द विंडो, और तीसरा तरीका आपके सामने शैल आई ओपन द विंडो। शैल का यूज ये बहुत होता है आजकल एडवांस इंग्लिश में, ताकि लोग समझ ना पाए। आप जब बोलोगे ना तो मे और इफ यू डोंट माइंड से बहुत लोग परिचित रहते हैं, लेकिन शैल से नहीं रहते। सर, जैसे आपने कहा सर मैं क्लास बंद कर दूं, तो शैल आई शट द क्लास, इफ यू डोंट माइंड आई शट द क्लास, और मे आई शट द क्लास। जैसे मैं आपका मोबाइल ले लूं, तो अब इसको कैसे कहेंगे 3 तरीके से, कहकर बताएगा कोई, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं तन्मय से, सॉरी तन्मय तुम्हारा माइक खुला हुआ है, खोलो अपना माइक, इसको इंग्लिश में कहेंगे अनम्यूट योर माइक तन्मय। I got a message in chat box. Preeti Rawat. Yes. Okay. Aditi Rawat is there, and I got the message. Yes. तन्मय आपका माइक सही नहीं है बेटा। चलो, तन्मय को शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो। यहाँ पर हम माइक ओपन करवाते हैं शुभ साटी का। जल्दी से शुभ अपना माइक ओपन करो और वीडियो जल्दी किया करो ये काम बेटा, क्योंकि अपन को बहुत पढ़ना होता है। अभी अपन चुटकुले पर है, अपन को अभी मैन चीज पढ़ना है। शुभ, यू आर गेटिंग माई वॉइस, जस्ट अनम्यूट योर माइक प्लीज। नो रिस्पॉन्स। क्या मेरी आवाज सबको नहीं मिल रही? रश्मि है क्लास में आज? हाँ यस सर। हाँ रश्मि, आपने जो अभी मैं समझा रहा था, समझा क्या? यस Did सर। you understand the explain? Okay. तो अब मैं एक सेंटेंस दे रहा हूँ, आप 3 तरह से बोलकर बता दीजिए। जैसे मैंने कहा मैं आपका मोबाइल ले लूं, इसको 3 तरीके से बोलना है आपको। सर इफ यू डोंट माइंड आई टेक योर मोबाइल। बिल्कुल सही। शैल आई टेक योर मोबाइल। बिल्कुल सही। और मे से, मे आई टेक योर मोबाइल। ओके। और आजकल एडवांस इंग्लिश में मे को हिट कर दिया गया है और कुड ने स्थान ले लिया है। कुड बोला करो, कुड आई टेक योर मोबाइल, ठीक है। चलिए, तो रश्मि थैंक यू फॉर दैट। शशि यादव आज हमारे साथ है, ये टीचर है, गवर्नमेंट टीचर है शशि। शशि, मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपना माइक ओपन करो और वीडियो भी ओपन करो, और एक सेंटेंस में दे रहा हूं, उसको 3 तरीके से मुझे बोलकर बताओ। Shashi Yadav, you are getting my voice? Shashi, most of the students are not getting my voice. It means some technical issues is there. Okay, Aditi Rawat, or we can say that Preeti Rawat. Okay, fix. Yes sir. Okay, fix your camera properly so that I may see to you. Your camera position is not in a very proper position. Yes. ओके। तो प्रीति जी, आपने मुझे सुना अभी मैंने जो सिखाया? सर। तो आप 3 तरीके से बोल सकते हैं एक सेंटेंस को, मैं दे रहा हूं आपको। यस सर। जैसे मैं कहूं कि मैं खाना खाऊं या रख दूं, इसको कैसे कहेंगे?
मैं खाना खाऊं को बनाइए। अच्छा, or not? मे आई ईट द फूड, Eat the food. If I हाँ, don't और I नॉट। eat the food. वेरी गुड, Shall shall I eat the food or not? बिल्कुल सही, बहुत सही, वेरी गुड, थैंक यू। अब आप म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट योर माइक। ओके, तो आपने अभी यहाँ सीखा, चुटकुले को आगे बढ़ाते हैं, नहीं तो हमारी क्लास बहुत बढ़ जाएगी। चलिए, तो आपने देख लिया मेरे सेंटेंसेस एक पैराग्राफ के पूरे हो गए। सभी लोग पढ़ लो, क्योंकि ये चुटकुला सुनाना है सभी को, ठीक है। देयर वर 8 hairs ऑन द स्कल ऑफ एन ओल्ड मैन। आप हेड ही लिख लीजिए, स्कल को छोड़िए, नहीं तो आप बार बार स्कल पर ही अटक जाओगे, ठीक है। एक आदमी के सिर पर, एक बूढ़े के सिर पर 8 बाल थे। ही वेंट टू अ सैलून, वो एक कटिंग की दुकान पर गया। देन द बार्बर आस्क्ड, तो बार्बर ने पूछा एंग्रीली, बड़े गुस्से से, व्हाट टू डू, क्या करना है सर। शैल आई काउंट इट, मैं इसे गिनूं या काट दूं, है ना। तो अब हम यहाँ पर जो आगे ले रहे हैं, तो उसने पूछा कि मैं इसे गिनूं या काट दूं, तो दो तरीके से हो सकता है, शैल आई काउंट इट और कट इट, और आई शुड काउंट इट या कट। तो आप शैल का ही यूज कीजिए अभी, और ऐसे ही आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करें आप इन सब चीजों का, ताकि आप बाद में से रजिस्टर में बहुत अच्छे से लिख सके। चलिए आगे चलते हैं। बूढ़े ने हंसकर कहा, ठीक है, बूढ़े ने हंसकर कहा, द ओल्ड मैन। ये मैंने द क्यों लगाया, ध्यान दीजिए। पहली बार के लिए मैंने आर्टिकल एन का यूज किया, मैंने एन ओल्ड मैन कहा, लेकिन अब मैं लिख रहा हूं द ओल्ड मैन। सभी लोग यहाँ पर द आर्टिकल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो, ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। मैंने यहाँ पहली बार में, मैंने यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, पहली बार में जब मैंने यहाँ लिखा तो मैंने लिखा एन ओल्ड मैन, और फिर मैं लिख रहा हूँ द ओल्ड मैन। ऐसा क्यों है, तो ध्यान दीजिए। जब किसी भी नाउन का जिक्र पहली बार होता है तो हम उसको ए और एन से डिफाइन करते हैं, और जब वो पैराग्राफ में कितनी भी बार आएगी, अब दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, या कितनी भी बार आएगी, तो हम द का यूज करेंगे। ये बात आप लिख लीजिए। द का यूज जो होता है, इसे एनाफोरिक यूज कहते हैं। इस यूज को कहते हैं इंग्लिश में द एनाफोरिक यूज ऑफ द, यानी ANAPHORIC, एनाफोरिक यूज ऑफ द। एनाफोरिक मतलब जब किसी नाउन का जिक्र किसी सेंटेंस में एक बार हो जाता है, और अगर वो दोबारा आती है तो फिर उसे द से ही लिखा जाता है। वैसे आपको मैं बता दूं, यहाँ इसको द नहीं, हम दी पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि जब वाउल साउंड के पहले अगर हम THE लगाते हैं तो उसको दी पढ़ते हैं, और जब हम कॉन्सोनेंट साउंड के पहले THE लगाते हैं तो हम उसे दा पढ़ते हैं। तो आप इसे द ओल्ड मैन ना पढ़कर इसे पढ़ेंगे दी ओल्ड मैन। क्लियर हो गया। चलिए, तो ये मैंने आपको सिखा दिया द के बारे में। हाँ, While I was reading a book, I found a word for, like, it was janitor, and when I searched what's the meaning in dictionary, so I got the meaning of old man. ओल्ड मैन Janitor. नहीं, GENITOR. it is the second word for old man. Yes, ma'am. Yes, sir. Google was showing it's a synonym for it. हाँ, but the old, देखिए, we have to use those words which are very popular in public and which are very popular in audience and listener. If we use a second kind of word for that, तो nobody understand to us very finely. तो जब भी हमें बोलना है तो हमें प्रचलित शब्दों का यूज करना है। We have to use the words that are in trend. ट्रेंड यानी जो प्रचलन में है ना। जैसे मैं जानता हूं कि दोस्तों को पल भी कहते हैं। अब मैं पल कहूं, मैं ये कहूं कि मनीष इज माई पल, मनीष मेरा दोस्त है, तो इतना तो सबको समझ में आ जाएगा कि मनीष इज। लेकिन अगर कहूंगा मनीष इज माई फ्रेंड, तो देखो ऑडियंस और लिसनर में ये बात हमारी कैसी गई, प्रॉपर, और सबने क्या लिया, इंटरेस्ट। लेकिन आप कहोगे मनीष इज माई चम, अब चम का अर्थ बहुत कम लोगों को मालूम है। तो जब भी स्पोकन इंग्लिश यूज की जाती है तो हमें ऐसे वर्ड यूज करना है जो ट्रेंड में है, जो प्रचलन में है। जैसे मैं एक वर्ड बताता हूँ आपको। जैसे कल आपने सीखा था कि बाल बाल बचना। बाल बाल बचना के लिए आपने यूज किया था मैनेज टू एस्केप। मैनेज टू एस्केप यूज किया था। मैनेज का मतलब क्या होता है, प्रबंध करना, है ना। आपके दिमाग में ये आएगा मैनेज क्या है, प्रबंध करना। तो ये कहलाती है एक मतलब रिटन इंग्लिश कहलाती है, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह में यूज होती है मैग, ठीक है। तो जैसे अगर मैं कहूँ कि आम आदमी को आप कॉमन मैन कहते हैं, और आम आदमी के लिए डिक्शनरी में दूसरा शब्द होता है जो सिटीजन। लिख सकते हो आप JOE,
JOE और इसके बाद आप सिटीजन लिख दोगे तो ये कहलाता है आम नागरिक। अब इसको आप गूगल में सर्च कर लेना। लेकिन अगर मैं कहूं कि आम नागरिकों को सूचित किया जाता है, इट इज इन्फॉर्म टू द जो सिटीजन्स, तो जो सिटीजन पर रुक ही जाएंगे लोग, वो कहेंगे अरे यार ये जो क्या है ना। तो जो मतलब होता है कॉमन, तो अपन को वो वर्ड यूज करना है, ठीक है, जो प्रचलन में है। अब मैं कहूंगा इट इज इन्फॉर्म टू द कॉमन मैन, कॉमन सिटीजन्स ऑफ द सिटी, इन सिटी के आम नागरिकों को सूचित किया जाता है। चलिए बात करते हैं आगे पैराग्राफ की। बूढ़े ने हंसकर कहा, दी ओल्ड मैन, ठीक, कहना, SAID said, TOLD told, ठीक, एंड BADE bad, ये कहना के लिए वर्ब है सब, ठीक है, एंड स्पोक। इतने वर्ड हम कहना, बोलना, बताना और सुनाना, लिख लो हिंदी में, कहना, बताना, बोलना और सुनाना भी इन्हीं के लिए यूज होता है। जैसे दादी माँ ने कहानी सुनाई तो द ग्रैंडमदर सेड द स्टोरी, द ग्रैंडमदर टोल्ड द स्टोरी, द ग्रैंडमदर बेड द स्टोरी एंड द ग्रैंडमदर स्पोक द स्टोरी। इतने शब्दों से आप सुनाना, सुनना होता है लिसन, ठीक है, हियर भी होता है, लिसन और हियर में मैं अंतर भी बताऊंगा। द ओल्ड मैन, ठीक, स्पोक, उस बूढ़े आदमी, द ओल्ड मैन स्पोक, बूढ़े आदमी ने कहा हंस करके। अब लॉफिंग, LAUGH ING, लॉफिंगली, ठीक है। अब आप यहां पर मान लीजिए आप यहां पर वर्ड को बदलना चाहते हैं कि बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा, तो यहां पर आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, द ओल्ड मैन सैड या टोल्ड या बैड या स्पोक। अब हंस करके इन अ रिडिकुलस वे, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, रिप्लेस कर रहा हूं लॉफिंग को, इन अ रिडिकुलस वे। रिडिकुलस वे मतलब होता है मजाकिया वे में उसने कहा, रिडिकुलस मतलब होता है मजाकिया, जो मजाक से भरा हो उसको इंग्लिश में कहते हैं रिडिकुलस। जब आप कोई चुटकुला सुनो और आपको ऐसा लगे अरे बहुत अच्छी इसमें मजाक थी, तो आप कह सकते हो, आप व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, रिडिकुलस जोक, रिडिकुलस टॉक, रिडिकुलस चैट, रिडिकुलस मैटर। इतने शब्दों से रिडिकुलस आता है। देखो हाँ Sir, as what we know, ridiculous means that something is really like जैसे कुछ अजीब है बहुत ज़्यादा. Ridiculous No. means that. Whenever you go through your dictionary and whenever you go through the Google and you type this word, so you will find the meaning that is full of laughing. That is called the ridiculous. That is the actual meaning, and you have to confirm that meaning. Okay. If you find something odd, that is called strange, strangely, बड़े अजीब तरीके से कहा। और धुतकार कर कहा को भी लिख लो, ठीक है, धुतकार को कहते हैं र्यूडली, वो तो आप जानते ही हो। जैसे उसने बड़े बेरुखे ढंग से कहा तो हम कहेंगे ही स्पोक र्यूडली, ही स्पोक स्ट्रेंजली। स्ट्रेंजली मतलब बड़े अजीब तरीके से उसने कहा, तो स्ट्रेंजली का यूज कर लो, ठीक है। और यदि उसने बड़े धुतकार कर कहा तो उसको कहो कि आप ही टोल्ड या ही स्पोक कैसा, र्यूडली। और अब वो क्या कह रहा है, मजाक भरे तरीके से कह रहा है। देखो 8 बाल है सिर में और वो कह रहा है गिनू के काटू भैया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इट इज फुल ऑफ ह्यूमर। यू नो द ह्यूमर, HUMOUR, सब लोग लिख लो, HUMOUR, ह्यूमर। Humor is a kind of a very delightful feeling in our heart. Is it clear? That gives us very delight and that give us very joy. जो हमें बहुत आनंद प्रदान करे, जो हमें बहुत डिलाइट प्रदान करे, वो चीज होती है रिडिकुलस, वो कहलाती है ह्यूमर, है ना, HUMOUR, ठीक है। तो जैसे अगर आप कोई चुटकुला सुनते हैं और आपको बड़ा आनंद आ जाता है तो आप उसमें वापस लिख सकते हो फुल ऑफ ह्यूमर। फुल ऑफ ह्यूमर मतलब बहुत आनंद से भरा हुआ है आपकी बात, है ना, बहुत खुशी से भरी हुई है। तो आप रिडिकुलस का मीनिंग फिर से कंफर्म कर लेना। क्लियर? अब आगे चलें। महक, इसका अजीब अर्थ नहीं होता, इसका अर्थ विचित्र नहीं होता, वो स्ट्रेंजली होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब कलर कर दो। अब उसने क्या कहा, बूढ़े ने हंसकर कहा कि कलर कर दो, ठीक है। तो कलर करना, आप देखो कलर करना अलग अलग है। जैसे मैंने कमरे में कहा, इस कमरे में कलर कर दो, तो वो हो जाता है पेंट। लेकिन जब बालों में कलर होता है तो वो डाई वर्ब से आता है ना, डाई इट। तो फुल स्टॉप के बाद हम लिख देंगे डाई इट। उसने क्या कहा,
कि कलर कर दो। किसने कहा? वो जो बुजुर्ग व्यक्ति आया था। ठीक है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? माइक ओपन कर रहे हैं कुछ लोग। अमन साहू सर कुछ क्या? हाँ, यहाँ पर दी ओल्ड मैन सैड, सैड की जगह से नहीं आ सकता? आपने मेरी क्लास आज ही अटेंड की। यू हैव अटेंडेड माय क्लास टुडे। आई हैव टोल्ड दैट कब हम सेकंड लगाते हैं, कब हम फर्स्ट लगाते हैं। आई हैव टोल्ड इट इन माय प्रीवियस क्लासेस, so you can see the recorded video in teachment. Whenever Okay, you go sir, through I the got teachment, you will find the recording session icon, and going through that icon you can see the recording video where we use the first form of man verb. Okay, we are talking about the past events, so we are using here said. Is this clear? और सैड का होमोफोन मालूम है ना? एसिडी सैड यानी क्या होता है? उदास। और ये है एसएआईडी सैड। ये सैड मतलब क्या होता है? बोलना। और एक और होता है शेड, SHAD लिख लो। शेड मतलब छाया, लगाते हैं घर में शेड, SHAD। तीनों शेड लिख लो, SAID, SAD और SHADE शेड। ये तीनों होमोफोन है। ठीक है, और एक शेड का मतलब छाया, एक शेड का मतलब उदास, एक शेड का मतलब से का सेकंड फॉर्म। ओके अमन, इट इज क्लियर? Okay, if you don't have any doubt in your mind, just make the letter by in chat box so that I may understand that you have understood my saying and my explanation. Okay, thank you. अमन साहब वॉइस इज क्लियर। चलिए, डाई इट का समझ में आ गया। डाई का होमोफोन, DIE। वो डाई होता है मरना, और ये डाई क्या है? रंगना। ठीक है, किसी चीज को रंगना कहलाता है डाई। बालों को खास तौर से, कलर नहीं कहेंगे, कलर इट, नहीं तो आप लिख दो कि कलर कर दो। चलो, इतनी बात हमारी समझ में आ गई। हमारा चुटकुला जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। चलो, अब और दोनों हंस दिए। अब ये दोनों को क्या लिखेंगे? और दोनों हंस दिए, और दोनों हंस दिए, दोनों को हम कहेंगे बोथ ऑफ। बोथ, बोथ मतलब दोनों। बोथ लव्ड, LAUGHED। अब अच्छे से सुनना, मैं लाफ यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ, अच्छी चीज मेरे दिमाग में आएगी। सभी प्रकार का हंसना सीख लो आप लोग। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। ओके, हाँ देखो, जब कोई जब कोई मुस्कुराता है तो उसको स्माइल वर्ब से लिखा जाता है। क्लियर है? जब कोई मुंह पर हाथ रखकर बदमाशी वाली हंसी करता है उसे अंग्रेजी में चकल कहते हैं। ठीक है, जब कोई हंसता है तो उसे लॉफ कहते हैं, सामान्य हंसी, जोर जोर से हंसना नहीं है, LAUGH। और जब कोई खिलखिलाकर हंसता है तो वो कहलाता है बस्ट इनटू लॉफ्टर। ये फ्रेज है बस्ट इनटू लॉफ्टर। चारों बार समझ में आ गई? स्माइल यानी सिर्फ मुस्कुराना। ठीक है, मैक स्माइल करके बताओ। मैक को देखिए सब लोग। चलो, अब दबी हंसी, जिसमें हंसी आती लेकिन किसी को पता ना चले, वो करके बताओ। चक्कल, मुंह पर हाथ रखो और हंसो। यस, दैट इज काइंड ऑफ चक्कल। अब हंसो, लाफ। अभी हंस रही थी, है ना? आवाज आएगी, आवाज आएगी ना। और अब खिलखिलाकर कैसे हंसते? पीछे सिर ले जाते हैं है ना? ठीक है, और वो आजकल व्हाट्सएप में आता ना, ओ नो ओ नो ओ नो वाला, आपने वो देखा होगा, वही बस्ट इनटू लॉफ्टर है। पेट पकड़कर हंसना, इसी को कहते हैं। नहीं देखा तुमने? चलो ठीक है, व्हाट्सएप में तुम्हारी आवाज मुझे अच्छे से नहीं आती है, तुम माइक को थोड़ा सा पास में रखकर बोला करो। जस्ट हैव द माइक। GIF. हाँ, So that's a sort of GIF. Am I right? Just pardon it, please repeat it. What is it? GIN. Okay, we take it after the class. Okay, चलो, ये लिख लिया आपने। तो ये सारे हंसना हो गए आपके पास, अब कोई हंसना बचा नहीं है। ठीक है, और सिसकना को इंग्लिश में कहते हैं सो। हाँ ठीक है, ऐसो भी सो बयान होता है सिसकना। ठीक, आहे भरना को इंग्लिश में कहते हैं शाय। क्रिया है सब, SIGH।
चाय और शोभ, शोभ यानी होता है सिसकना, ठीक है, और शाय मतलब होता है आहें भरना, ठीक है। हाँ शोभ, गिफ, ओ गिफ भी होता है। लेकिन गिफ जो है बेटा ये स्लैंग लैंग्वेज का वर्ड है। गिफ का यूज हम बताएंगे स्लैंग क्या होता है, ठीक है। ब्लश भी होता है, ब्लश कहलाता है छोटी सी मुस्कान जिसमें और छोटे से फैल जाते हैं, ठीक है। चलो हाँ चेक कर, हाँ यहाँ पर गलत स्पेलिंग टाइप होगी, चकल की सब लोग सुधार लें प्लीज, स्पेलिंग पर ध्यान रखा करें। सी है ये, एल लिख गया है बाय टाइपिंग मिस्टेक। चलो वापस आते हैं यहाँ पर। तो भाई उस बूढ़े आदमी ने कहा बड़ा हंस करके कि डाइट से कलर कर दूं। तो जो बूढ़े आदमी ने कहा है मैं उस पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ? ये सीखिए, पंक्चुएशन ये भी बहुत जरूरी है, हर चीज अंग्रेजी में जरूरी है। डाइट पर मैंने डबल इन्वर्टेड लगा दिए, यानी अब ये किसके शब्द हो गए? ये शब्द हो गए उस व्यक्ति के जो उसने न से कहे थे। अब इस चुटकुले में आगे आ रहा है, चुटकुला नहीं है, इतनी बात हो गई। अब लिखते हैं जीवन आनंद के लिए है। कैसा वाक्य है? एक्शनलेस। द लाइफ, अब मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, आप समझिए। जीवन आनंद के लिए एक्शनलेस सेंटेंस है। लाइफ इज फॉर डिलाइट। लाइफ इज फॉर डिलाइट मतलब होता है आनंद, इंजॉयमेंट मतलब आनंद, प्लेजर मतलब आनंद, और जॉय मतलब आनंद। ये चार शब्द लिख सकते हैं आप आनंद के लिए। डिलाइट, लाइट के आगे डीई लगा दो, DELIGHT डिलाइट। दूसरा एंजॉयमेंट, तीसरा प्लेजर, और चौथा लिख दीजिए जॉय। ये कहलाते हैं आनंद के लिए। तो द लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, फॉर प्लेजर एंड फॉर डिलाइट। ओके, और एक शब्द और मुझे मिला है, अगर आप NDTV देखते हो तो उसमें रविश कुमार आते हैं। अगर आपने सुना हो रविश कुमार का नाम, तो RAVISH, रविश का मतलब भी होता है आनंद, ठीक है। वो रैविश पढ़ा जाता है, रैविश मतलब आनंद, RAVISH। तो आप इसको NDTV से याद रखिए कि रविश कुमार जो है उनकी स्पेलिंग जो है RAVISH, रैविश का मतलब होता है आनंद। तो ये नया शब्द है आपके लिए। चाहे जो हो, अब इसको लिखना है मैं। जीवन आनंद के लिए है, चाहे जो हो, ठीक, बस मुस्कुराते रहो, ठीक है। चाहे जो हो, मुस्कुराते रहो। लाइफ इज ओनली फॉर डिलाइट एंड एंजॉयमेंट, ठीक, चाहे जो हो। अब वॉट एवर इट हैपन्स, या वॉट एवर इट इज। वॉट एवर इट इज मतलब चाहे जो हो। चाहे जो हो तो इंग्लिश में कहते हैं वॉट एवर इट इज। इसको आप अपनी जबान में, अपने रोज की मर्रा के सेंटेंस में शामिल कर लीजिए। वॉट एवर इट इज मतलब चाहे जो, ठीक है। मैं तो PSC की परीक्षा दूंगी अब, चाहे जो, वट एवर इट इज, आई विल अपीयर इन PSC एग्जाम। मैं तो अंग्रेजी सीखूंगी चाहे जो हो, ठीक है। देखो चाहे जो है को वैसे बोलते हैं एट एनी कॉस्ट, है ना, किसी भी कीमत पर कहते हैं चाहे जो हो। लेकिन यहाँ पर जो चाहे जो है वो बताया गया है किसके लिए, कि वट एवर इट इज मतलब चाहे लाइफ आनंद भरी हो, चाहे लाइफ दुख भरी हो, जैसी भी हो, ठीक है, मुस्कुराते रहो। अब मुस्कुराते रहो, इस रहो को देखिए कीप ऑन से लिखेंगे। कभी भी किसी भी हिंदी वाक्य में आपको, ठीक है, रहा रही शब्द अंत में बस जुड़े, उसके आगे है हूं ना मिले, तो वहां पर आता है कंटिन्यूशन टाइम। जैसे मुस्कुराते रहो मतलब मुस्कुराना जारी रखो। वास्तव में सही हिंदी क्या है? मुस्कुराना जारी रखो। लेकिन इतनी शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता। अपन क्या कहते हैं? मुस्कुराते रहो, ठीक है। जैसे खुश रहो, जैसे मैंने कहा कि तुम पढ़ते रहो। पढ़ते रहो मतलब पढ़ना जारी रखो। जैसे मैंने कहा लिखते रहो, तो मतलब लिखाई जारी रखो। तुम मेरे वीडियो देखते रहो, यानी मेरे वीडियो देखना जारी रखो। तो ते रहो, ते रही, ते रहे शब्द मिले ना, तो आपको कुछ नहीं करना, कीप ऑन लगाना है और उसके बाद ING लगाना है। तो अभी मैंने बताया था मुस्कुराना क्या होता है, स्माइल, तो अब हम लगा देंगे स्माइलिंग, ठीक है। कीप ऑन स्माइलिंग मतलब मुस्कुराते रहो। अब मैंने कहा कि खुश रहो, तो कीप ऑन, वही कीप ऑन लाफिंग, कीप ऑन स्माइलिंग, एक ही बात होती है, मुस्कुराते रहो या खुश रहो, ठीक है। जैसे मैंने कहा पढ़ते रहो, तो आज देखो जो लोग लिख रहे हैं, जो लोग पेन चला रहे हैं रजिस्टर पे, वो ऐसा लिखो, ते प्लस रहा, रही, रहे, इक्वल टू लगाओ,
इक्वल टू कीप ऑन प्लस वर्ब का आईएनजी, कीप ऑन प्लस वर्ब का आईएनजी। अब अपन सैकड़ों सेंटेंस बोलते हैं। देखो मैंने कहा पढ़ते रहो, कीप ऑन स्टडिंग, ठीक है, देखते रहो, कीप ऑन वॉचिंग, कहते ना कीप ऑन वॉचिंग, डोंट गो एनीवेयर, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए, कीप ऑन वॉचिंग, ठीक है। तो मुस्कुराते रहो। यदि आप चिंतित हो, अब हम आगे सेंटेंस ले रहे हैं उसका, आपके जो मैंने टेक्स्ट दिया था, यदि आप चिंतित हो, इफ यू आर इन स्ट्रेस, तनाव कहलाता है, चिंता, चिंता को कहलाते हैं वरी, WORRY, वरी या स्ट्रेस या ग्रीफ, GRIEF, 3 शब्द होते हैं चिंतित के लिए, ठीक है। इफ यू आर वरी, इफ यू आर इन टेंशन, इफ यू आर इन स्ट्रेस, इफ यू आर इन ग्रीफ, है ना। यदि आप चिंता में हैं, यदि आप क्या कहते हैं चिंता को हिंदी में, और सरल शब्द क्या होते हैं, नहीं आ रहा, चलो, यदि आप चिंतित हो, इफ यू आर इन टेंशन, तो खुद को थोड़ा आराम दो। ये सारे सेंटेंस कौन से, सजेशन वाले, है ना। जितने वाक्य में काय का भाव हो रहा है, यदि आप चिंतित हो तो खुद को थोड़ा आराम दो, ये क्या है, ये सजेशन किसी के लिए। सजेशन 2 तरीके से बोले जाते हैं अंग्रेजी में, या तो शुड से या फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। तो खुद को थोड़ा आराम दो, गिव रिलैक्स टू योरसेल्फ, गिव रिलैक्स टू योरसेल्फ, कुछ हलवा, रबड़ी और मलाई लो, यानी खाओ। एंड हैव सम थिक पुडिंग, पुडिंग यानी हलवा, रबड़ी को रबड़ी ही कहते हैं इंग्लिश में, इसके लिए कोई वर्ड नहीं है अंग्रेजी में, ठीक है। तो जस्ट हैव सम पुडिंग एंड रबड़ी एंड क्रीम, यानी मलाई खाओ। क्या सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है। आप देखो इन सारे टेक्स्ट से हम चुटकुला नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम चुटकुला भी पढ़ रहे हैं, हम ह्यूमर भी क्रिएट कर रहे हैं, हमें सीख मिल रही है कि कैसे हम हिंदी की बातों को धीरे से ट्रिक के माध्यम से, बिना टेंस, अभी मैंने कोई टेंस नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके पास पूरा जो ट्रांसलेशन है आपके पास है, ठीक है। और अब आगे देखिए क्या लिखा है। आगे जो लिखा है उसकी अपन इंग्लिश नहीं करेंगे, उसकी इंग्लिश ऑलरेडी है, जरा अच्छे से पढ़ना। बड़ा अच्छा मुझे मैसेज मिला, ये इसलिए मैं आज लाया हूं क्लास में। अंग्रेजी वर्ड हमें सिखाते हैं, ये कल हमने V1 पढ़ा था, ते हैं द अल्फाबेट। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात, कंपटीशन इंग्लिश की तैयारी जो कर रहे हैं वो मेरी बात को अच्छे से सुनना और इसे लिख लेना। अगर आप अल्फाबेट कहते हैं तो ये 26 लेटर होते हैं, काय के, अंग्रेजी के। अब आप कहेंगे सर 26 है तो अल्फाबेट्स क्यों नहीं कहते, क्योंकि अल्फाबेट मतलब तो होता है वर्णमाला। अगर आपने अल्फाबेट्स कहा तो अल्फाबेट्स का मतलब होता है भाषाएं, लिख लो। अगर आप अल्फाबेट कहते हैं तो आपका मतलब होता है अंग्रेजी के 26 अक्षर की वर्णमाला, और अगर आपने धोखे से उसमें एस लगाकर बोल दिया तो उसका मतलब हो गया लैंग्वेजेस। अब देखो, अगर कोई आपसे पूछे हाउ मेनी अल्फाबेट्स यू नो, आप किसी से अब मजाक कर सकते हो अपने स्कूल में भी, तो वो कहेगा 26, कहेगा ना। हाउ मेनी अल्फाबेट्स यू नो, मैं क्या पूछ रहा हूं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स यू नो, मतलब आप कितनी भाषाएं जानते हो। तो आई नो 2 अल्फाबेट्स, हिंदी एंड इंग्लिश स्टिल। और अब मैंने कहा हाउ मेनी अल्फाबेट इन इंग्लिश, तो अब आएगा उत्तर 26। क्लियर हुआ? अब इसको गूगल में टाइप करना, मैं अल्फाबेट का मतलब और अल्फाबेट्स, मतलब अल्फाबेट का कभी प्लूरल नहीं होता। अल्फाबेट अपने आप में एक सिंगुलर वर्ड है जिसका मतलब होता है सिर्फ वर्णमाला, है ना। यस, इट इज अ कलेक्टिव नाउन, यस, क्योंकि अगर 12 प्लेयर होते तो हम टीम कह देते हैं, 26 लेटर्स हैं तो हमने उनको मिलाकर कह दिया अल्फाबेट, है ना। ये कलेक्टिव नाउन है, कमेटी होती है ना। न्यायाधीश अगर इकट्ठे बैठ जाएं तो जजेस नहीं कहलाते, जूरी कहलाते हैं, JURY, है ना, जूरी। जूरी मतलब होता है, ठीक है, जब न्यायाधीश इकट्ठे होकर के 6-7 बैठ जाए तो वो कमेटी कहलाती है न्यायाधीशों की, ठीक है। तो देखिए अंग्रेजी वर्ड हमें सिखाते हैं द अल्फाबेट, अल्फाबेट्स नहीं कह रहा हूं, ध्यान रखना, अल्फाबेट, ठीक, लर्न, सॉरी टीच, टीचर्स हमें सिखाते हैं ABC, अवॉइड बोरिंग कंपनी, मायूस संगत से दूर रहो। स्क्रीनशॉट ले लेना, अपने रजिस्टर में लिख लेना, पहले पेज पर, अच्छा मैसेज है। DEF का मतलब होता है डोंट एंटरटेन फूल्स, मूर्खों पर समय व्यर्थ मत करो। तो यहाँ देखो बेस्ट के लिए एंटरटेन लिखा है ना, डोंट एंटरटेन फूल, मतलब मूर्खों के साथ ज्यादा रुको मत,
उनसे ज्यादा बात मत करो। इसका मतलब आप WAST भी लगा सकते हो, लेकिन ये DEF का मतलब लिख रहा है। DEF मतलब डोंट एंटरटेन फूल्स, GHI गो फॉर हाई आइडियाज, G फॉर गो, H फॉर हाई और I फॉर आइडियाज, ऊंचे विचार रखो। JKLM जस्ट कीप अ फ्रेंड लाइक, अब M की जगह आप मनीष भी लिख सकते हो, मी मत लिखो, ठीक है। जस्ट कीप अ फ्रेंड लाइक मनीष। हाँ, और आप लोग सभी सुन लीजिए, मैं आपका कोई टीचर नहीं हूँ, ठीक है, मैं आपके साथ कोई गुरु नहीं हूँ आपका, ठीक है, मैं आपका दोस्त हूँ। और जब आप ये भावना लेकर पढ़ेंगे कि सर से पूछेंगे, सर डांटेंगे नहीं, सर कुछ नहीं करेंगे, तब आप बहुत अच्छा सीखेंगे। क्योंकि क्या होता है कि ये जो टीचर और स्टूडेंट शब्द है ना, ये एक लाइन खड़ी कर देते हैं दो लोगों के बीच, और स्टूडेंट बड़ा डर के पूछता, क्या पता पूछे तो ऐसा ना हो डांटने लगे, ऐसा ना हो मार दे, ऐसा ना हो मुर्गा बना दे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप आराम से सीखिए ना, फ्रेंडली वे यू हैव टू लर्न, एंड आई एम इन योर कंपनी, आई एम हियर टू शेयर, आई एम हियर टू शेयर, मैं यहाँ पर हूँ किस लिए, आपके साथ सारा कुछ बांटने के लिए जो मेरे पास है, वट एवर आई हैव, सो आई एम हियर टू शेयर यू, सो यू हैव नॉट टू हेजिटेट, you have to ask very boldly, very friendly, and we can say that very intimately. You have to react in the classes. You have not any kind of fear in your mind, you have not any kind of agitation in your mind whenever you are in class. So just feel free to ask anything, either you know, either you don't know, you know. Some students are weak now, I know that. There are 70 participants are in my class, and 7 participants are somewhat strong, and 10 participants are not dull, they are weak. So we have to make weak to strong. हमें कमजोरों को स्ट्रांग बनाना है और स्ट्रांगों को और आगे ले जाना। तो आप सब मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं, पूछिए, अंदर कभी डाउट लेकर नहीं सोना मेरी क्लास के बाद, क्योंकि मेरी क्लास का सब सो जाते हैं। तो अपने अंदर कभी मन में कोई ऐसी चीज लेकर मत सोना कि अरे यार सर से ये नहीं पूछ पाया, आई कुडंट आस्क दैट थिंग टू माय टीचर इन माय स्पोकन क्लासेस। यस, अगर भावना रहेगी तो आप बहुत अच्छा सीखोगे। चलो, NOP का मतलब होता है नेवर ओवरलुक द पुअर एंड सफरिंग, गरीबों और पीड़ितों को कभी अनदेखा मत करो। क्यों, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, रश्मि मत करो, डोंट टेक स्क्रीनशॉट, मैं इसको अभी ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है। QRS क्वाइट, देखो ये QRS से मतलब मेरा ये है कि आप क्विट का मतलब सीख जाए, आप ये सारा सीख जाए। क्विट, रिएक्टिंग टू सिली टेल्स, मूर्ख की बातों पर प्रतिक्रिया मत दो, ठीक है। इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मत करना, सिर्फ आप QRS का मतलब देखो। क्विट, रिएक्टिंग, क्विट मतलब होता है छोड़ देना, लीव, लीव की वर्ब है क्विट, और एक होता है क्वाइट, है ना। अब ये मैं अभी बता देता हूँ, चलो बाद में बताऊंगा। यस, चलो मैं बता चुका हूँ। TUV का मतलब होता है ट्यून योरसेल्फ फॉर योर विक्ट्री, खुद को जीत की सुनिश्चित करो। अब सुनिश्चित करना होता है इंग्लिश में एंश्योर, लेकिन अपन TUV लिख रहे हैं ना, तो यहाँ ट्यून शब्द आया, ये एडवांस इंग्लिश है। ट्यून योरसेल्फ, ठीक है। अब योरसेल्फ को यू बना दिया, ये स्लैंग यूज होता है। ट्यून योरसेल्फ फॉर योर विक्ट्री, एंड WXYZ मींस वी एक्सपेक्ट यू टू जूम अहेड इन लाइफ। देखो जूम का यूज बहुत करते थे, आज पता पड़ा जूम यानी देखना, किसी चीज को गौर से देखना, इंग्लिश में कहता था जूम, ठीक है। वही तो, जब बड़ा हो जाता है कुछ जूम हो जाता है तो आप देखने लगते हो, हाँ अब आ रहा है समझ में। तो जब हम गौर से देखते हैं, whenever we see attentively to anything, it is called zoom. तो we expect you, हम आपसे आशा करते हैं, to zoom ahead in life, ठीक है। head के आगे अगर आपने a लगा दिया तो उसका अर्थ हो जाता है आगे, और a निकाल लिया तो उसका अर्थ हो जाता है सिर। तो कभी बेकारी से कहना है आगे जाओ, तो आप कह सकते हो go ahead, और ahead को एक साथ लिखना, आ अलग मत लिखना, नहीं तो ahead का मतलब हो जाता है एक सिर, इसलिए जोड़कर लिखना। ये शब्द है ahead, ahead मतलब होता है आगे। चलो, तो अब हम आगे चलते हैं, वी गो अहेड। अब ये हमारा खत्म हो रहा है। मैं यहाँ, यदि आपने चांद को देखा तो आपने ईश्वर की सुंदरता देखी। देखो अब इन सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, मैं पढ़कर सुना देता हूँ इंग्लिश, आप थोड़ा सा सेंस ले लें, लेकिन मैं इनको सिखाऊंगा आगे। यदि आपने चांद को देखा तो आपने ईश्वर की सुंदरता देखी है। अब यदि के लिए इफ नहीं लगाना, यहाँ कोई कंडीशन नहीं बता रहे हम ये देखो सभी ने इफ बना लिया होगा, क्योंकि यदि लिखा है और आप लोग करते हो शब्दों का ट्रांसलेशन, मैं करता हूं भाव का ट्रांसलेशन। यानी जब आप चांद को देखते हैं, ये बात देखा वाली V2 से नहीं करना है। जब आप चांद को देखते हैं तो आप ईश्वर की सुंदरता को देखते हैं। When you see the moon, you see the beauty of the God, and whenever you see the sun,
So you see the force, the might of the God. Force यानी बल, वही ताकत, and strength of the God. अपने ईश्वर को, सॉरी, आपने ईश्वर का बल देखा। और यदि आपने आईना देखा, if you see yourself in mirror, if you see yourself in mirror, ठीक, तो आपने ईश्वर की सबसे सुंदर रचना देखी, and you see the most beautiful creation of the God. You see the most beautiful creation of the God. इसलिए so आप सभी स्वयं पर विश्वास रखो। अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको सलाह दे रहा हूं। So you should have faith on you. You should have faith on you. तो देखा आपने, यहां लिखा यदि आपने चांद को देखा, इसका जनरल ट्रांसलेशन क्या हो जाता? If you saw the moon. सभी लोग यही कहते हैं, क्यों? क्योंकि सब लोग क्या देख रहे हैं? यदि देख रहे हैं, देखा नहीं। यहां पर क्या है, आप, कोई आपको सलाह दे रहा है, यदि आप चांद को, अब देखो पढ़ो कितना सही लग रहा है, यदि आप चांद को देखते हैं तो आपको ईश्वर की सुंदरता दिखाई देती है, यदि आप सूर्य को देखते हैं तो आपको ईश्वर का बल दिखाई देता है, और यदि आप आईना देखते हैं तो आपको ईश्वर की सुंदर रचना दिखाई देती है। सारा कुछ क्या है? V1 से है। क्यों है? क्योंकि हम किसी को ये चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम किसी को पास्ट घटना नहीं बता रहे कि मैंने चांद को देखा तो मैंने ईश्वर की सुंदरता देखी। तो ये भाव को ट्रांसलेट आपको करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है, चलिए इसको अपन अब राधे राधे को इंग्लिश में राधे राधे ही कहते हैं, ठीक है। तो राधे राधे हो गए, ये ग्रीटिंग वर्ड्स होते हैं, है ना, रिलीजियस वर्ड होते हैं। चलिए अब मैं लाता हूं आपको स्क्रीन पर, ठीक है। तो आज हमें इट इज 8:30, अभी 8:30 बज गए हैं, और 9 बजने में 30 मिनट कम है। इट इज 8:30, ठीक है। मैं नई स्क्रीन आपके सामने ले रहा हूं, जल्दी से आपको सिखा देता हूं आज की लर्निंग, ठीक है। ये तो चुटकुले वाली बात हो गई थी, चुटकुले को सीख करके आपने शैल सीख लिया आज, कि शैल को कैसे लिखते हैं। आज आपने ये सीख लिया कि व्हाट टू डू क्या होता है, ठीक है। आज आपने ये सीख लिया कि चाहे को कैसे लिखते हैं। आज आपने ये सीख लिया कि कभी कोई बात लिखी हो और अगर हम उसके भाव को देखें तो हम फर्स्ट फॉर्म से लिखते हैं। हमने कल आपको क्या बताया था वो हम यहाँ लिख रहे हैं, जरा ध्यान देंगे सर, ठीक है। छोटी छोटी बातों को मैं लिखाऊंगा नहीं, और ना मैं आपसे कहूंगा कि आप भी लिखो, है ना, क्योंकि ये छोटी क्लासेस में आप पढ़कर आगे आ चुके हैं। क्या कि जब भी सब्जेक्ट एक वचन होता है या सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में एस लगाते हैं। अब अपन को बच्चों जैसी पढ़ाई नहीं करना, वो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं कि एस लगता है, फिर लिख रहे हैं कि डू नॉट डज नॉट लगता है। ये चीजें थोड़ी एडवांस मोड में अपने दिमाग में बनाना सीखो। तो सब्जेक्ट के बाद V1 लगता है जब तो हम ऑब्जेक्ट लगा करके तातीते वाले वाक्य बनाते हैं। ये कल हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के बाद जैसे V1 आए, अब ध्यान रखना मैं क्यों कह रहा हूं। देखिए जब कोई अंग्रेजी बोलता है तो आपको केवल उसके ठीक पूरा फोकस करना है कि सब्जेक्ट के बाद वो क्या बोल रहा है, तब आप बहुत अच्छी अंग्रेजी समझकर उसका जवाब दे सकते हो। देखो अभी मैं इंग्लिश बोलना चालू कर रहा हूं, आप फोकस करना कि कब मैं V1 यूज कर रहा हूं, कब मैं V2 यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैंने कहा कि इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, ये तो एक्शनलेस सेंटेंस है, इसमें V1 नहीं आया। इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड it is very essential language for everyone, and we can say that it is a window for modern world. English is used, अंग्रेजी का उपयोग किया जाता है। English is used everywhere and every field of the life. Suppose we take a little example of railway station, ठीक है। If we go railway station and we want to take the reservation and we go through the reservation window, then a form is given to us and the form is in English and we have to fill the form in English. What kind of berth we like and how many berth we need and where we have to go and which train we are taking to go our destination. We have to fill our form in English language. So at there, whenever we are unable to fill the form, we look for the help, है ना, we see here and there for a support, okay. And if we don't have English knowledge, or we can say that we have not good command over English, so we search a person and we say that भैया ये form भर दो, please fill this form, and we look for the assistance, okay. देखो आपने इतना सुना सब कुछ, तो जब मैंने आपको have to use किया
जब जब मैंने आपको V1 यूज किया तो मैं सब क्या बोल रहा था, सारे वाक्य में एक्सप्लेन कर रहा था और उनको बना रहा था मैं V1 से, और कुछ नहीं कर रहा था। तो V1 का एक्सप्लेनेशन जब अपन दिमाग में लगाते हैं तो हम लगाते हैं जब हम कोई चीज बता रहे हो, जब किसी को कुछ समझा रहे हो, ठीक है ना। जैसे एक मिनट, जैसे मैंने अभी पिछले साल AC इंस्टॉल कराया घर में। तो अब मेरा एक छोटा सा भतीजा है, वो आया और कहता है चाचा ये क्या करता है। अब मैंने उसको बताया कि ये ठंडी हवा देता है, ये गर्मी को बाहर फेंक देता है, ठीक है, ये घर उमस को कम कर देता है। मैंने 3 सेंटेंस बोले उसको। मैंने उसको किस लिए बोले, मैंने उसको समझाया AC के बारे में। अगर मैं उसको, वो तो खैर इंग्लिश नहीं समझता, लेकिन मैं मान लो आपको समझाता कि सर आप AC लगाए हुए, उसका क्या उपयोगिता है, मैं इसी को समझा रहा हूँ। तो अब मैंने कहा इट कूल्स आवर रूम। इट कूल्स आवर रूम मतलब ये हमारे कमरे को ठंडा कर देता है, ठीक है। इट एग्जिस्ट द स्टफी, स्टफी को कहते हैं उमस, STUFFY। स्टफी मतलब उमस होती है, जब पानी गिर जाता है और सूर्य निकल आता है तो अपन पसीना पसीना हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्टफी, STUFFY। तो स्टफी, तो इट लेसन द स्टफी इन द रूम, ओके, एंड इट गिव्स कंफर्ट, और ये हमें आराम देता है। देखो कितनी आसानी से मैंने उसको बता दिया, मैंने तातीते नहीं लाए दिमाग में मेरे, मैंने ये समझ गया कि ठीक है। देखो जैसे मेरे पास कैमरा मेरा दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा, आज मैं शायद दिख नहीं रहा हूँ आपको, मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। मैं दिख रहा हूँ, नहीं दिख रहा हूँ, आई एम विजिबल, नॉट विजिबल। चलो मेरे हाथ में जैसे ये मोबाइल का स्टैंड है मेरे हाथ में ना, जिसमें अपन मोबाइल लगा करके क्या करते हैं, मोबाइल को करते हैं अपनी क्या वीडियो शूट करते हैं। तो अब मैं आपको कहूँ मोबाइल स्टैंड के बारे में बताऊं, तो हम कहते हैं कि मैं इसका उपयोग करता हूँ वीडियो बनाने के लिए। आई यूज द मोबाइल स्टैंड टू मेक द वीडियो एंड आई फिक्स द मोबाइल इन स्टैंड एंड आई सेट the display of the mobile very correctly straight to my board, and then I make video and then I post my video to my students, and it is very useful for me, okay. And there are there are 3 legs, and we can see the sides in the tripod, so we say a tripod, हम इसे tripod कहते हैं। छोटा सा मैंने उदाहरण दिया। अब देखिए आपकी समस्या कहाँ से शुरू होती है। ये है पहला स्ट्रक्चर, ध्यान दीजिए, ठीक है, सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। अब इसका सब स्ट्रक्चर देखिए, इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिए। तातीते के लिए तो आप यही लगाएंगे सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। यदि एक वचन हो तो आप लोग SES लगा लीजिएगा, ये आपको मैं लिखवा नहीं रहा हूं। अब आता है रहता रहती। मान लो, अगर मान लो हमें ऐसे सेंटेंस बनाना है, सभी लोग लिखते जाएंगे कि जो रहता रहती रहते पर खत्म हो। तो अभी अपन ने सीखा था कीप ऑन थोड़ी देर पहले स्टोरी में, वही कीप ऑन अपन को यहाँ लगा देना है और वर्ब का ING लगा देना है। तो कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? क्या मैं रोमन में लिख दूं यहाँ पर रहता रहती? आप लोग पढ़ पाएंगे? मेरे पास हिंदी फॉन्ट, वो फॉन्ट लिखने में मुझे प्रॉब्लम होती है। तो जैसे रहता और रहती ये शब्द आपको मिल जाए तो आपको ये स्ट्रक्चर यूज करना, कीप ऑन, मतलब कीप ऑन लगाना, वर्ब का ING। और ठीक है, ये सब लोग सीख लेना। तातीते के लिए सिंपल, ये आज मैं V1 के सारे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ 8, और ये 8 अगर आपने पढ़ लिए तो आप बहुत आगे चले जाएंगे। चलिए तो अब अपन इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा, जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूं तुम पढ़ते ही रहते हो। चलो पेन का यूज कोई नहीं करेगा, सब लोग दिमाग में करेंगे। तो पहला स्ट्रक्चर यूज करो, जब भी मैं तुम्हारे घर आता हूं, whenever I come to your house, ठीक है ना, तुम पढ़ते रहते हो, you keep on studying। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? चैट बॉक्स में बाय बनाइए, दोनों सेंटेंस समझ। मैं जब भी तुम्हारे घर आता हूं, जब भी को कहते हैं इंग्लिश में whenever I come to your house you keep on studying। चलो सबको समझ में आया। अब दूसरा देखिए, ठीक, मैं जब भी क्लास में जाता हूं तो बच्चे हंसते रहते हैं, कोई चुप ही नहीं होता। whenever I enter into the class the students keep on laughing। बच्चे हंसते रहते हैं, ठीक है। ऐसी समस्याएं जिंदगी में आती ही रहती हैं, डरो मत। ऐसी समस्याएं जिंदगी। सर आई एम हैविंग अ फ्रेज। यस बताओ। महक तिवारी कह रही है कि हमारे पास एक फ्रेज है, बताओ। पहले तो 1 मिनट सुनो, रुक जाओ। सभी लोग अपने रजिस्टर और पेन में कम है क्रॉस लिखो।
COME, जो महक ने यूज की फ्रेज कम अक्रॉस। सभी लोगों को कम अक्रॉस का मतलब ही पता नहीं होगा, तो वो तुम्हें सुनेंगे तो क्या मतलब। मैंने कहा था ना, जब भी बोलो ऐसा बोलो कि सब समझे, सब सुने और तुम में रुचि रखें। अभी मैं यहाँ चाइनीज I'm used to that. सुनना, हाँ यस तुम्हारी आदत है, पर अच्छी बात है, परंतु अपन को चुनना है सब देख करके। ऑडियंस देख लिया करो, वी आर इन क्लास, सो वी हैव टू यूज अ वेरी इजी वर्ड्स। कम अक्रॉस मतलब होता है मिलना। लिख लो COMEACROSS, कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना। ठीक है, जैसे मैं अपने दोस्त से रास्ते में मिला, आई केम अक्रॉस माई फ्रेंड इन द वे, तो केम अक्रॉस मतलब मिलना। ठीक है, तो अभी महक ने क्या यूज किया, बोलो महक, अच्छे आराम से धीरे धीरे। Yes, sir. Sir, I said I came across a new phrase 2 to 3. हाँ अब बस रुको एक मिनट, सब लोग समझ गए महक ने क्या कहा, आई केम अक्रॉस अ न्यू फ्रेज, मुझे एक नई फ्रेज मिली या मुझसे एक नई फ्रेज की मुलाकात हुई। तो कम अक्रॉस मतलब होता है मुलाकात होना या कोई चीज मिल जाना या किसी से मिलना। वेरी गुड। हाँ बताओ वो फ्रेज क्या है। Yes, sir. Like whenever we want to say that we can't understand that typical language, and हाँ whenever हाँ we say that explain me in very simple words, so we हम्म can use the phrase explain me as five. As five means as a 5-year child. okay Explain me okay as just write this phrase in your chat box so that every participants may see that. Just type the phrase, सभी लोग चैट बॉक्स को देखेंगे। everyone will go into the chat box and you will see that explain me as 5, okay, और 5 को आपको वर्ड में लिखना है FIVE। ठीक है, तो explain me as 5 मतलब जब कोई आपको कठिन शब्द मिलता है, ठीक है, और आप उसकी सरल चीजों को जानना चाहते हैं, तो आप ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, सर एक्सप्लेन मी एज 5। ओके, चलो ये महक बताना चाहते हैं। गुड महक, थैंक यू टू गिव अस अ फ्रेज। ठीक है, अब एक फ्रेज तुम भी लिख लो, ABC लिखो, सभी लोग लिख लो फ्रेज ABC। अब महक थोड़ी फ्रेज बता रही है तो अपन फ्रेज पढ़ लेते हैं। ABC का मतलब होता है, ठीक है, नथिंग, मतलब कुछ नहीं। आई डोंट नो ABC ऑफ साइंस, मुझे साइंस में कुछ नहीं आता। आई डोंट नो ABC ऑफ इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी में कुछ नहीं आता, है ना। तो ये ABC फ्रेज होती है। कभी कोई कहे आई डोंट नो द ABC ऑफ पंजाबी, मतलब वो ये कह रहा है कि मुझे पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती, बोलना भी नहीं आती। आई डोंट नो ABC ऑफ किचन, ABC ऑफ किचन मतलब समझ गए, ना तो मुझे रोटी बेलना आता है, ना मुझे सब्जी फ्राई करना आता है। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा ABC। कितना ABC फ्रेज है एक, जिसका मतलब होता है, ये एडवांस फ्रेज कहलाती है। मैं बहुत सारी लिखवा दूंगा, लेकिन ये स्लैंग यूज है। स्लैंग जानते हो क्या होता है? स्लैंग मतलब होता है जब भाषा अपने मूल स्वरूप से हट जाती है। मैं इंग्लिश में समझा रहा हूँ, मैं तुम नहीं समझ पाओगे। व्हेन द लैंग्वेज इज स्लिप्ड फ्रॉम इट्स बेसिक फॉर्म, मतलब अपने बेसिक फॉर्म को छोड़कर। जैसे मैं कहूँ आई एम अ बिग गन, तो इसका मतलब मैं बड़ी बंदूक हूं? नहीं, इसका मतलब है आई एम वेरी VIP पर्सन। इज इट क्लियर? आई एम अ बिग गन। अब ये बिग गन क्या है? ये स्लैंग यूज है, SLANG, स्लैंग लिख लो। स्लैंग मतलब लिख लो ऊट पटांग भाषा, SLANG स्लैंग। स्लैंग लैंग्वेज का मतलब होता है ऐसी भाषा जो अपन बना लेते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम बिग गन, तो आई एम बिग गन का मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ी बंदूक हूं। बंदूक मतलब आई एम वेरी reserved and very VIP person, nobody can meet me without any appointment. Okay, तो ऐसी फ्रेजेस को कहते हैं स्लैंग। तो स्लैंग यूज है ये एस 5 वगैरह। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा सब सीखने दो सबको। लेट ऑल बडीज लर्न समथिंग एंड आफ्टर दैट आई विल improve and I will enhance your language. चलो, तो कीप ऑन। That's the last one. Pardon? Sir, I am having one more phrase. That's the last one. हम्म Sir, एक और सुन लो भाई सभी लोग। लिखो लिखो उसको, लिखो लिखो चैट बॉक्स में। I was seeing a video and हम्म I came across that phrase in that. हम्म Whenever we say that we'll meet, like whenever you meet your friend and whatever your relatives, so you can say, हम्म sir, I'm typing. Rub elbows.
This is an American slang phrase. Rub elbows. Okay, what it means? Sir, it means that whenever we are like I'm explaining it through a sentence. So whenever we see that we'll meet soon, so like when we'll meet, so we can say that when we are going to rub our elbow. Like it's a very strange phrase, but that's an Just post a American. sentence in chat box related with this phrase. Yes. चलो जब तक मैं अपने स्ट्रक्चर लिख लूं तब तक तुम बोले को। सभी लोग बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। महक हमें बिल्कुल अच्छी अच्छी चीजें बता रही है और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप लोगों को कुछ मिलता है तो आप जल्दी ही मुझसे शेयर करें। When are we are going to rub our elbows? Okay, rub our elbows, but not very clear, महक। बोर्ड पर जो काम हो रहा है उस पर भी आप ध्यान देना। हाँ, मीन्स व्हेन वी आर गोइंग टू मीट अगेन। यस, हाँ, जल्दी मिलने वाली फ्रेज होती है रब अवर एल्बोज। तो अमेरिकन स्लैंग है ये। हम आपको एक पोस्ट करेंगे, आपको एक डायरेक्टरी, उसमें आप बहुत सारी चीजें पाएंगे, लेकिन इनको हमें ऐसे एक एक करके नहीं करना बेटा। हमने आपको न्यूज़पेपर पढ़ाया था ना, और आपको न्यूज़पेपर में एक फ्रेज मिली थी कल, ठीक है। चलो बताओ कौन सी फ्रेज मिली थी जब अपन ने न्यूज स्टार्ट की थी, बताओ सभी लोग। देखो पेज पलट रहे हैं, टर्निंग द पेजेस। सर इन अ स्पाइन किलिंग। यस मंजू, बहुत देर बाद बोली हो आज तुम। यू आर यूजिंग योर वॉइस वेरी लेट इन द क्लास। एक्चुअल क्या होता है, मेरे पास ये वीडियो सबके बंद है, सिर्फ रश्मि का वीडियो ओपन है, महक तिवारी का वीडियो ओपन है, और किसी का वीडियो ओपन नहीं है। देखिए अगर शुरू से ही हाँ नहीं दिख रहा है आज तो, आप इसमें है ही नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, नहीं सर, वीडियो नहीं आ रहा आपका कुछ टेक्निकल इश्यू होगा। चलो ठीक है, उसको छोड़ते हैं, अपन वापस आते हैं अपनी लर्निंग पर, क्योंकि टाइम देखिए कैसे बढ़ रहा है फटाफट, है ना। बहुत मुश्किल होता है। यस, इन अ स्पाइन चिलिंग इंसिडेंट। महक, अब देखो तुम्हें महक याद नहीं रहा ना, तो अब देखा महक तुमने कि ये छोटी सी कल फ्रेज पड़ी थी, वो तुम्हें याद नहीं रही। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये, हाँ मैं जानता हूँ। दीज आर, देखो जब कोई बहाने बनाता है तो उसको कहते हैं इंग्लिश में लैम एक्सक्यूजेस। लिख लो LAME LAME, लैम, और एक्सक्यूजेस। लैम एक्सक्यूज मतलब झूठे बहाने, ठीक है, इसको कहते हैं झूठे बहाने, है ना। कि सर मैंने लेट क्लास ज्वाइन की थी, सर मैं देख नहीं पाई, सर मैं लिख नहीं पाई, है ना। ओके सॉरी महक, है ना, बट इट्स ट्रू। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर आइए। जो हम सीख रहे थे, आपको बहुत अच्छी चीज मिलने वाली है। देखिए लगता लगती के लिए, अब आप परेशान मत हो ना, किसी भी लगता लगती के लिए ये सॉल्यूशन आपके पास रहेगा। मैं आपको बोल करके जो उदाहरण बताऊंगा उनसे आपको ये चीज क्लियर होगी। लिखने से देखने से बहुत कम चीजें क्लियर होती हैं, क्योंकि बहुत सारी किताबें आपके घरों में, ठीक है, कबाड़ी को भी बिक चुकी होंगी और अभी रखी भी होंगी, लेकिन सीख कुछ नहीं पाए, है ना। तो इसका मतलब ये है कि आपका पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट है बजाय आप किताबों की यूज में। देखिए क्या लिखा मैंने अंग्रेजी में। हिंदी में जो लगता लगती की समस्या है वो आज से खत्म होने जा रही है आपकी। जरा अच्छे से समझना मुझे, ठीक है, तो आपको कभी भी कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। लगता लगती और लगते। देखिए क्या होता है कि हिंदी में ऐसा लगता लगती वाला शब्द नहीं है, लेकिन हमारी दैनिक जीवन में हम दिन में सुबह उठ करके रात के सोने तक 100 या 200 सेंटेंस लगता लगती के बोलने लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो लगता लगती को सुलझाने के लिए ये वर्ब याद रखिए। पहली वर्ब है लुक, ठीक है। दूसरी वर्ब सब्जेक्ट के बाद आप लगाएंगे और वो वर्ब होगी हमारी क्या, लुक के बाद फील। कैसे यूज करना मैं अभी बता रहा हूं, सब लोग करने लगेंगे। फील, और तीसरी वर्ब है स्टार्ट, और चौथी वर्ब है लाइक, और सॉरी मैं इस स्ट्रक्चर के बाद
यहाँ पर 2 + v1 लगाना भूल गया मैं, कभी कभी 2 + v1 भी आएगा किसी के साथ। चलो एक काम करते हैं, एक स्ट्रक्चर हम अलग बना देते हैं। थोड़ा सा रखेंगे आप लोग, ये लाइक हो गया, इस पर ऑब्जेक्ट लगा दिया, एक सेंटेंस मैं यहाँ बनाता हूँ और यहाँ पर बनाता हूँ स्टार्ट वाला स्ट्रक्चर। स्टार्ट नहीं तो आप बिगिन लगा सकते हैं, और बिगिन ना लगाना हो आपको, ठीक है। उसके बाद टू लगाना आपको, और फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म लगाना, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट लगा देना, ठीक है। सॉरी, ये ऑब्जेक्ट। अब सुनिए, देखिए जैसे मैं कहता हूं कि मुझे शर्म लगती है, मुझे शर्म लगती है, जरा इस बात पर अच्छे से विचार करो आप लोग। इसका मूल हिंदी सेंटेंस जो है वो है मुझे शर्म महसूस होती है, लेकिन हम महसूस शब्द का यूज ना करके हम कहते हैं मुझे शर्म लगती है, मुझे प्यास लगती है, मुझे भूख लगती है। ये सारी चीजें क्या है, ये फील वर्ब से आने वाली वर्ब है। तो अब जैसे अगर मैं कहूं मुझे शर्म लगती है, तो इस बात को हम लिखेंगे कैसे, आई फील शाय। आई फील शाय, ध्यान से सुनना, फील वर्ब आएगी, आई मतलब हमारा सब्जेक्ट हो गया, आई फील शाय, है ना। अब मैंने कहा मुझे भूख लगती है, तो शाय के बाद लिखेंगे हम सॉरी हंगर। हंगर मतलब भूख, ठीक है, सॉरी यहां पर मैं बता रहा हूं, ठीक है। और मुझे प्यास लगती है, थर्स्ट। लो, ये हमारे सेंटेंस हो गए कौन से, वो लगना जिनमें फील शामिल है। तो जब लगता लगती वाले वाक्य बने और आपको लगे कि इसके अंदर महसूस करना है, तो आप उसमें फील जोड़कर सेंटेंस बनाइए, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला कि तुम शाहरुख खान जैसे लगते हो या शाहरुख खान जैसे दिखते हो, तो तुम शाहरुख खान जैसे दिखते हो मतलब You look like a शाहरुख। हाँ, अब देखो अपन काय का यूज करेंगे, हम यूज करेंगे अब लुक लाइक वर्ब का। तो यू और यू के बाद ये लगता से बोलते हैं, जैसे हमने कहा तुम अपनी मम्मी जैसी लगती हो, तुम अपनी मम्मी जैसी लगती हो, यू लुक लाइक योर मदर, ठीक है, ओके। और एक बार कंपटीशन एग्जाम में एक सेंटेंस आया था और उसका उन्होंने पूछा था मतलब बताइए, और वो क्या था, देखिए, एक जैसे दिखने को अंग्रेजी में कहते हैं रिसेंबल। तो अगर आपको ये सेंटेंस बनाना हो, तुम अपनी माँ जैसी लगती हो, तो यू रिसेंबल, ये रिसेंबल का यूज करके आप मदर लिखोगे। तो उन्होंने पूछा था बताओ रिसेंबल का मतलब क्या है, तो रिसेंबल का ही मतलब होता है लुक लाइक, एक जैसे दिखना, ठीक है। यू रिसेंबल्स योर मदर, मतलब तुम अपने माँ जैसी लगती हो, एस लगा दूंगा, सॉरी नहीं लगाऊंगा, यू रिसेंबल योर मदर। तो ध्यान रखिए, रिसेंबल मतलब होता है एक जैसा दिखना, ठीक है। जैसे तुम शाहरुख जैसे दिखते हो, तो यू रिसेंबल लाइक, लाइक नहीं लगाना सॉरी, फिर यू रिसेंबल शाहरुख, क्लियर हुआ। अब तीसरा देखिए, मैंने कहा सॉरी, ये जो स्ट्रक्चर लिखी है मैं इसको इंप्रूव कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा सुधार लेना। एक चीज गलत टाइप हो गई, लुक और लाइक एक साथ लिखना था और मैंने लाइक अलग लिखा है, लुक लाइक अलग लिखा है। ये एक मिनट, ये लुक लाइक अलग लिखना है और फिर एक लाइक अलग लिखना है, ये ध्यान रखना। लुक लाइक अलग है और फिर लाइक अलग है, मतलब लुक लाइक को आपको यूज करना कि जैसे दिखना में, और अब लाइक का यूज क्या करना मैं लिखने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि मुझे चाय अच्छी लगती है, तो देखो मुझे चाय अच्छी लगती है, अब ना तो इसमें महसूस करना है, ना तो एक जैसे दिखना है। अब मुझे चाय अच्छी लगती है मतलब मैं चाय पसंद करता हूं, जैसे मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगती हैं, आई लाइक योर सेइंग्स। सेइंग मतलब जो तुम कहती हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो ये सेइंग्स कहलाती है बातें। आई लाइक योर सेइंग्स मतलब मुझे तुम्हारी बातें अच्छी लगती है, मुझे चाय अच्छी लगती है, आई लाइक टी, और मुझे ठीक है बहुत घबराहट लगती है, तो क्या आएगा, लाइक आएगा कि लुक लाइक आएगा कि फील, जल्दी बताओ। मुझे बोलने में घबराहट लगती है, फील, वेरी गुड, कौन बोला, हाँ फील। आप समझ रहे हैं ना, लगता लगती को सुलझाने के लिए अपन को थोड़ा सा हिंदी सेंटेंस पर जोर देना पड़ेगा कि उसमें महसूस होने का अर्थ है, उसमें के जैसे का अर्थ है, कि वो पसंद करने का अर्थ है। अब जैसे मैंने कहा मुझे तो आइसक्रीम अच्छी लगती है,
तो आई लाइक आइसक्रीम, मुझे तो हॉरर मूवी अच्छी लगती है, आई लाइक हॉरर मूवी, लेकिन मुझे हॉरर मूवी से डर लगता है। अब डर क्या होता है, फील होता है ना। हाँ, आई फील वेरी फियर बाय हॉरर मूवीज। आया समझ में। तुम्हें बुखार है, कहते हैं तुम्हें बुखार सा लगता है, मुझे तो सर डॉक्टर के पास जाते दिन भर बुखार सा लगता है, दिन भर थकान सी लगती है और बहुत प्यास लगती है, ये सारे कहाँ चले जाएंगे, फील के पास। आई फील, यस आई फील टायर्ड, मुझे थकान लगती है, आई फील फीवर इन द डे टाइम, और मुझे दिन में बुखार लगता है और मुझे बहुत प्यास लगती है, आई फील ठीक थर्स्ट सो मच इन द डे, मतलब दिन में। अब आखिरी वाला जो हम सिखाने जा रहे हैं, मतलब आखिरी मतलब आज की क्लास का आखिरी, बाकी अभी V1 खत्म नहीं हुआ, अपन को 8 स्ट्रक्चर पढ़ने, अभी हमारे पास 3 या 4 सामने। अब देखिए, कभी कभी हम लगता लगती का यूज करते हैं तो ये तीनों काम नहीं करते, ना फील काम करता है, ना लुक लाइक काम करता है, और ना लाइक काम करता है। जैसे मम्मी बात बात में मुझे चिल्लाने लगती है। अब देखिए इसके अंदर क्या छुपा है, इस लगती के अंदर देखना, मम्मी बात बात में मुझे चिल्लाने लगती हैं, मतलब मम्मी बात बात में चिल्लाना शुरू करती हैं, है ना। जब भी मैं घर से निकलती हूँ पानी गिरने लगता है। अब इसी को हम लिखेंगे, जब भी मैं घर से निकलती हूँ पानी गिरने लगता है। इसमें क्या फील है, बिल्कुल नहीं है। लाइक है, बिल्कुल नहीं है। लुक लाइक है, नहीं है। यानी इसकी सही हिंदी ये है कि जब भी मैं घर से निकलती हूँ तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। जब भी मेरी मम्मी बात बात में चिल्लाने लगती हैं, मतलब मेरी मम्मी बात बात में चिल्लाना शुरू करती हैं। कहते हैं तुम बात बात में रोने लगते हो, यानी तुम बात बात में रोना शुरू करने लगते हो, यानी काय का भाव पैदा हो रहा है। काय का सेंस है स्टार्ट का, और शुरू करना तो इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टार्ट या बिगिन। तो आप ऐसे सेंटेंसेस जो लगता लगती पर खत्म हो जाए हिंदी में, और उनमें आपको ये लगे कि इसमें शुरू करने का अर्थ है, तो आपको उसको बनाना है स्टार्ट से, और टू लगाना है, और V1। देखो मैं एक सेंटेंस लिख के बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कहा, ठीक है, मम्मी बात बात में चिल्लाने लगती है, तो देखो सब्जेक्ट क्या लगा लिया, मदर। आराम से सीखो, बिल्कुल। मदर, मदर के बाद क्या लगा दिया, स्टार्ट्स, ठीक है। स्टार्ट्स इसलिए लिखा, मदर एक है। मदर स्टार्ट टू स्कॉल्ड, चिल्लाना, शाउट लिख लेते हैं, कल अपन ने पढ़ा था। मदर स्टार्ट्स टू शाउट इन एवरी मैटर, बात बात में कहते हैं इन एवरी मैटर। इन एवरी मैटर मतलब हो जाएगा बात बात में, यहाँ वो नहीं टॉक टॉक कहने लगो आप, है ना, ठीक है। इन एवरी मैटर, इन एवरी मैटर, क्लियर हुआ सबको। अब देखो दूसरा सेंटेंस हमने लिखा कि जब भी मैं बाहर निकलती हूँ घर से, जब भी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वेन एवर। वेन एवर यानी जब भी, बड़ी आसानी से लिखते हैं इंग्लिश, ठीक है। वेन एवर। अब मैं निकलती हूँ कि अंग्रेजी, आई कम आउट, निकलना को अंग्रेजी में कम आउट कहते हैं, ठीक है। वेन एवर आई कम आउट फ्रॉम द हाउस, जब मैं घर से निकलती हूँ। लो ये एक सेंटेंस हो गया। अब कॉमा लगा दो, कॉमा ये लगा दिया मैंने, लो। तो पानी गिरने लगता है, पानी गिरने के जितने सेंटेंस होते हैं, बारिश के जितने सेंटेंस होते हैं, मालूम है सभी को इट से स्टार्ट होते हैं। हमने इट लगा लिया और ये लगा दिया स्टार्ट्स, ठीक है। इट सॉरी, क्या यहाँ पर आपको बॉक्स दिख रहा है जहां मैं रख रहा हूँ, मुझे कंफर्म करना। ये बॉक्स मैंने उठाकर यहाँ रखा, दिख रहा है क्या सबको? यस सर। हाँ ठीक है, ये देखो, तो इट स्टार्ट्स टू रेन, ये टू लगा दिया और रेन लगा दिया। ये कौन सा लगता लगती वाले वाक्य हैं, जिनमें शुरू करने का अर्थ है। अब मैंने कहा मेरी क्लास 7:15 बजे लगती है। अब आज लगता लगती है अपन सारे सुलझा रहे हैं। अब मेरा सेंटेंस है मेरी क्लास 7 बजे लगती है, यानी मेरी क्लास 7 बजे शुरू होती है ना। तो अपन जब अपन किसी के सेंटेंस बनाते हैं तो लगता के लिए कोई वर्ब है ही नहीं, क्योंकि हिंदी में भी लगता नहीं, सॉरी 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 एवरीवन। चलिए, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ मेरी क्लास 7:15 बजे लगती है। तो माई क्लास स्टार्ट्स एट 7:15 इन द इवनिंग। आ गया समझ में? सभी को ये चीज समझ में आ रही है? कहते ना तुम बात बात में यार रोने लगते हो, तो यू स्टार्ट टू क्राई, यू स्टार्ट टू क्राई इन एवरी मैटर,
तुम तो यार बात बात में रोने लगते हो, ठीक है ना। और जब ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलता है हमें बहुत अच्छा लगता है। जब भारत को गोल्ड मेडल मिलता है, when India gets the gold medal in Olympic, मुझे अच्छा लगता है। अब फील के पास चले जाओ, इसमें शुरू करना नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है मतलब मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। आई फील वेरी प्राउड ऑन माई कंट्री, मुझे अपने देश पर बहुत खुशी होती है। मुझे अपने देश को मतलब क्या कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फील वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब जैसे मैंने आपसे कहा कि ठीक है, जब मैं बोलने लगती हूँ ना सर तो सब लोग हंसने लगते हैं। जब मैं बोलती हूँ तो सब लोग हंसने लगते हैं सर, इसलिए मैं अंग्रेजी नहीं बोलती। देखो, जब मैं बोलती हूँ पहला स्ट्रक्चर यूज करो। जब मैं बोलती हूँ whenever I speak, सभी लोग हंसने लगते हैं, everyone starts to laugh। और फिर मैं इंग्लिश नहीं बोलती, and I don't speak English। ठीक है, तुम बात बात में नखरे दिखाने लगते हो, है ना, तुम बात बात में नखरे दिखाने लगते हो, सेंटेंस हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यू स्टार्ट और टू नखरे दिखाना। ठीक है, तो ये होता है शो, SHO शो डब्ल्यू, SHO डब्ल्यू लगाए, शो है ना दिखाना। टू शो द लैम एक्सक्यूजेस, वही बहाने और नखरे को एक ही बात कहते हैं। यू स्टार्ट टू शो द लैम एक्सक्यूजेस इन एवरी मैटर। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? मुझे तो घर में मेरी दादी माँ अच्छी लगती है। अब क्या आएगा बताओ चारों स्ट्रक्चर में? फील आएगा कि लाइक आएगा कि लुक लाइक आएगा कि I like my grandmother। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मुझे ठीक है, टीवी में कौन सा सीरियल आता है जिसमें वो अनुपमा आती है, क्या अनुपमा ही नाम है क्या? कोई सीरियल आता है टीवी में अनुपमा, वो मेरे ये बच्चे, मेरी वाइफ देखती है। चलो, मुझे टीवी का सीरियल अच्छा लगता है, आई लाइक द टीवी सीरियल्स, और उसका नाम बता दिया। जैसे अपन को किसी को कहना है ना कि मुझे टीवी का एक सीरियल अच्छा लगता है जिसका नाम है, तो आप नेम्ड बोला करो, है ना। जैसे आई लाइक कल्लू, मुझे कल्लू, मैं एक व्यक्ति को पसंद करता हूँ जिसका नाम कल्लू है, तो आप कैसे कहूंगा मैं? आई लाइक अ पर्सन नेम्ड कल्लू, जिसका नाम के लिए हुज नेम इज कल्लू, इतना बड़ा नहीं बोलना, नेम्ड कल्लू, जिसका नाम कल्लू, नेम्ड लगा देते हैं। मुझे एक फिल्म पसंद है जिसका नाम है, आई लाइक अ मूवी नेम्ड मन पिक्चर थी आमिर खान की। ठीक है, दैट इज माय फेवरेट मूवी, बहुत अच्छी मूवी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे नेम्ड लगाकर बोलते हैं, नेम्ड, हुज नहीं लगाते हैं सब कुछ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा फील को, यहाँ आपने देखा लाइक को, यहाँ आपने देखा लुक लाइक को, और आपने ये भी देखा कि जो सेंटेंसेस शुरू करने का बुलाते हैं सेंस, हम उनमें स्टार्ट या बिगिन भी लगा सकते हो। आप कई किताबों में आपको ये सब चीजें आपको अखबार में मिलेंगी। ठीक है ना। किसान बार बार मुआवजा मांगने लगते हैं सरकार से किसान बार बार मुआवजा मांगने लगते हैं। कौन मांगने लगते हैं? किसान। द फार्मर्स स्टार्ट टू डिमांड, ठीक, द रिलैक्सेशन अमाउंट, मतलब वही कहलाता मुआवजा। ठीक है, द रिलैक्सेशन अमाउंट बाय द गवर्नमेंट, ठीक, बार बार यानी अगेन एंड अगेन। आ रहा है समझ में? सर मुझे आपकी क्लास अच्छी लगती है, कैसे कहेंगे इसको? Sir, I like Sir, your I like class. your class। बिल्कुल, आई लाइक योर क्लास। सर आप बात बात में चिल्लाने क्यों लगते हैं? इसको कैसे कहेंगे? आप बात बात में चिल्लाने, In every यस, हाँ, वाई यू स्टार्ट। अब देखो, मैं ने साउटिंग यूज किया, तो आप 2+V1 नहीं बोलना है तो ING बोल दिया करो। यदि 2+V1 आपको नहीं बोलना है तो आप ING भी लगा सकते हो, लेकिन 2+V1 बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, क्योंकि ING के साथ कई प्रकार के जीरन भी बनते हैं, और मैं आपको बताऊंगा पार्टिसिपल भी बनते हैं, तो दिक्कत होती है। तो आप 2+V1 लगाइए। आप चिल्लाने लगते हैं, यू स्टार्टेड टू क्राई, व्हाई यू स्टार्टेड टू क्राई। ठीक है, अब मैंने कहा कि हर साल तहसील ग्राउंड में बुंदेली मेला लगता है। ध्यान से सुनना सब लोग, हर साल, ठीक, जबलपुर में, ठीक, प्रदर्शनी लगती है गोल बाजार में। हाँ, नहीं लगती होगी महक, तुम इसलिए कह रही हो।
चलो, तो ये जो सर्कस लगता है या कोई चीज टेम्परेरी टाइम पे, जैसे हमने कहा कि हमारी क्लास जो है वो रूम नंबर 5 में लगती है। अब इसमें कुछ नहीं आना है, ना फील आना है, ना लुक आना है, ना लाइक आना है, ना स्टार्ट आना है, यहाँ आना है हेल्ड, है ना, हेल्ड लगाकर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि तहसील ग्राउंड में हर साल प्रदर्शनी लगती है, तो मैं लिख रहा हूं, सभी लोग देखिए। अब ये स्टार बना के लिख लेना आप लोग, ये हट गया आपके चारों स्ट्रक्चर से। मेला लगना, सर्कस लगना, प्रदर्शनी लगना, क्लास लगना, ये सब हेल्ड से लिखा जाता है अंग्रेजी में। ठीक है, देखो प्रदर्शनी को कहते हैं एग्जीबिशन। अरे बाप रे, आज तो 9-5 हो गए, सॉरी। अब मुझे डांट खानी पड़ेगी ना, डांट खाना को कहते हैं टू गेट द एंगर ऑफ समवन। अब वो समवन कौन है वो मैं नहीं बताऊंगा। चलो, एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन इज हेल्ड, ऐसे लिखते हैं। कोई भी चीज टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए लगे और निकल जाए तो इज हेल्ड से बोलते हैं उसको, तो इसको स्टार करके लिख देना। एवरी एग्जीबिशन इज हेल्ड एट तहसील ग्राउंड, सॉरी ये तहसील ग्राउंड दमोह में, सभी लोग जो बाहर के लोग हैं इस क्लास में, भोपाल वगैरह से भी लोग पढ़ रहे हैं, तो तहसील ग्राउंड अगर कोई समझ, महक तो समझ रही है क्योंकि महक के नाना का घर है ना। तो एग्जीबिशन, हाँ रश्मि का भी बिल्कुल, यस सर्टेनली, आप लोग दमोह से दूर जरूर हैं लेकिन जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, एग्जीबिशन इज हेल्ड एट तहसील ग्राउंड, टी बड़ा लिख करके लिख देंगे अपन, तो तहसील ग्राउंड हो जाएगा। तहसील, तहसील को इंग्लिश में सब डिवीजन ऑफ द सिटी कहते हैं, ध्यान रखना, सब डिवीजन ऑफ द सिटी मतलब तहसील। ठीक है, तहसील ग्राउंड, GROUND। 17 पार्टिसिपेंट्स में केवल 12 बच्चे हुए। ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा है ऐसा ना रात भर क्लास चले। ठीक है, चलिए, तो भाग गए होंगे, हमने कहा ठीक है इतना ही बहुत है आज। हाँ, तो अब देखिए, प्रदर्शनी लगती है, एग्जीबिशन इज हेल्ड एट तहसील ग्राउंड एवरी ईयर। अब मैंने कहा मेरी क्लास रूम नंबर 4 में लगती है, तो माई क्लास इज हेल्ड इन रूम नंबर 4, है ना। जैसे मैंने कहा हर साल सर्कस लगता है, सर्कस इज हेल्ड। ठीक है, मेला लगता है जटाशंकर में, तो जटाशंकर में मेला लगता है, तो द फेयर, है ना, द फेयर इज हेल्ड इन जटाशंकर एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ सावन, है ना, अभी लगेगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मम्मी आएंगी राखी बांधने के लिए, तो आना यहाँ जटाशंकर का मेला घूमना, जस्ट कम। ठीक है, रक्षाबंधन आने वाला है। ठीक है, चलो, तो अब हम क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं और सारे लगता लगती को सुलझा लिए। कल आप अपनी क्लास में लगता लगती वाले सेंटेंस लेकर आना, ठीक है, और इन चारों से सुलझाना या फिर जो मैंने बताया उससे सुलझाना, है ना। अब ऐसा मत कहना सर हम पेड़ लगाते हैं, हमने लगाते नहीं पढ़ाया आपको, हम पेड़ लगाते हैं मतलब वी प्लांट ट्रीज होता है, वो लगाते हैं, हम पढ़ रहे हैं लगता लगती लगते। ठीक है, तो जब जीवन में ठीक संघर्षों का या संकट का समय आने लगता है तो सबसे पहले हमारे करीबी भाग जाते हैं। ठीक है, व्हेन, ठीक, द एडवर्सिटी, मैंने जब जीवन में संकट का समय आता है, व्हेन द एडवर्सिटी कम्स इन अवर लाइफ, यानी संकट आता है, सबसे पहले हमारे करीबी भागने लगते हैं। तो सबसे पहले द फर्स्टली, ठीक है, आवर नियर एंड डियर, करीबी को कहते हैं किथ एंड किन भी कहते हैं, करीबी सगे संबंधियों को इंग्लिश में किथ एंड किन भी कहते हैं, KITH, किथ एंड किन, KIN, किन, किथ एंड किन मतलब होता है सगे संबंधी रिश्तेदार। द किथ एंड किन स्टार्ट टू रन अवे, सबसे पहले तो हमारे करीबी ही भागने लगते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यही स्वाहा कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम आहुति दे दी मैंने, तो आप आराम से पढ़ते रहिए, स्ट्रक्चर लिख लीजिए। वर्ब के 4 स्ट्रक्चर और है फर्स्ट फॉर्म के, इनका बहुत यूज कीजिए। पहला स्ट्रक्चर बता रहा है आपको ताती थे, दूसरा स्ट्रक्चर बता रहा है आपको रहता रहती रहते, तीसरा स्ट्रक्चर और चौथा सारे कुछ रिलेटेड है लगता लगती से। बस आपको फील करना है कि महसूस करना आ रहा है, कि दिखना आ रहा है, कि पसंद करना आ रहा है, कि शुरू करना आ रहा है, कि कुछ नहीं आ रहा है, जैसे मेला लगता है। ये आप एक दूसरे से शेयर करें, व्हाट्सएप पे बताएं, पढ़ेंगे सीख जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, सभी को गुड नाइट, नमस्कार। कल हमारी मुलाकात फिर होगी। सी यू टुमारो।